हेलो दोस्तों, मैं कर्ण सिंह विजिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे और हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग एंशिएंट, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न, कंटिन्यूअस हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें से आज पहला लेक्चर हम लोग जो लेंगे तो हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल से हम आज स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री से पहले एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हड़प्पा काल, फिर वैदिक सिविलाइजेशन, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस में आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज चलिए पहले सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल की संस्कृतियां। तो आज पहला टॉपिक हम लोग आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, कौन सा? तो प्रागैतिहासिक काल की संस्कृतियां। तो हम आज पहले टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं जो प्रागैतिहासिक काल की जो संस्कृतियां थी, तो उनका हमारा मानव का इतिहास कहां से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान रखिएगा कि मानव का इतिहास स्टार्ट कहां से होता है, वहां से हम लोग आज चालू करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मानव की जो जीवाश्म है, आदि मानव की, तो पहले हम लोग ये पढ़ते थे, हमारा हिस्ट्री कहां पढ़ी जाती थी? वैदिक सिविलाइजेशन। अब आज वर्तमान फिर आगे पीछे गई हड़प्पा सिविलाइजेशन तक। अब आज हम लोग वर्तमान में कहां से स्टार्ट करते हैं, कहां से पढ़ते हैं? तो प्रागैतिहासिक संस्कृतियों से हमको पढ़ना पड़ता है। उसका रीजन है कि हमारे पास मानव की जिस जीवाश्म के एथेंटिक हमको साक्ष्य मिल चुके हैं। जैसे मानव को मालिक कहा जाए, आदि मानव का जो जीवाश्म है, ये हमको सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? अफ्रीका महाद्वीप से प्राप्त होता है। तो अफ्रीका महाद्वीप से इनको हमको प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये लगभग कब के हैं? 25 लाख ईसा पूर्व के। इसीलिए हमारा जो इतिहास है ये आज 25 लाख ईसा पूर्व से पढ़ा जाने लगा है। मान लीजिए इसको कहा जाए कि भारत में आदिम मानव के जीवाश्म के साक्ष्य हमको कहां से और कब से प्राप्त होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमको इससे कोई जीवाश्म यानी स्केटर नहीं प्राप्त होता, लेकिन इनके द्वारा जो प्रयोग में लाए जाने वाले जो पत्थरों के औजार थे, पत्थरों के जो इनके उपकरण थे, ये हमको प्राप्त होते हैं। दूसरा कि आदिम मानव की माली भारत में कहा जाए उपस्थिति, तो लगभग आज से 5 लाख ईसा पूर्व पहले के हमको मानव की उपस्थिति मिलती है, मानव उपस्थिति के हमको साक्ष्य मिलते हैं। बच्चों, नेक्स्ट आए हम लोग कि मानव का विकास कैसे हुआ या मानव का विकास क्रम कैसे आगे बढ़ता है, तो उस पर आए। जैसे ये ध्यान रखिएगा कि मानव का जो विकास क्रम है या मानव की सभ्यता की जो कहानी है, वो लगभग आज से 2 करोड़ वर्ष पूर्व स्टार्ट होती है। तो आज से कब से स्टार्ट होती है? तो लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व से स्टार्ट होती है। और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि पहले जो इसके 2 करोड़ वर्ष जो पूर्व था, मानव किस रूप में था? तो एक महाकपि के रूप में था। और महाकपि की जो प्रजाति थी, तो उसका प्रसार आगे चल के 2 शाखाओं में हो गया। जब इसका आगे चलकर 2 शाखाओं में विकास होता है, तो एक प्रजाति जो थी रामापिथेकस की, जो जंगल में रह जाती है, तो आज भी वो बंदर के रूप में डेवलप। आदि कहा जाए जो चिंपैंजी हमको दिखाए गए थे बंदरों के रूप में, आज भी रामापिथेकस की प्रजाति जो जंगल में रह गई थी। दूसरा, जबकि एक प्रजाति थी रामापिथेकस की, वो कहां आ गई? तो वो मैदानी भाग में आई। और जब ये मैदानी भाग में इसका आगमन हुआ, तो इसी से जो आदिम मानव था, जिसको हम लोग होमोनिड कहते हैं, तो आदिम मानव का विकास हुआ। और आज इसी आदिम मानव को हम लोग किस रूप में जानते हैं? ये ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो आदिम मानव था, किस रूप में जाना गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यानी सबसे पहले रामापिथेकस की प्रजाति का विकास हुआ। किस रूप में? रामापिथेकस की जो प्रजाति थी, जो जंगल में रह गई, वो आज भी बंदर के रूप में, चिंपैंजी के रूप में। और जो प्रजाति जंगल से बाहर निकल के आई, वो क्या कहलाई? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और फिर यही ऑस्ट्रेलोपिथेकस आगे डेवलप हुआ किस रूप में? तो होमो इरेक्टस के रूप में। और इसी होमो इरेक्टस को हम लोग किस रूप में जानते हैं? इसको आदि मानव कहते हैं। यही जब स्टेट चलना चालू किया, अपने हाथों को फ्री किया, तो वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निएंडरथल मानव। और यही निएंडरथल मानव आगे चल करके आज से 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व आधुनिक मानव के रूप में विकसित होता है। जब ये आधुनिक मानव के रूप में विकसित होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रोटोबैक। इसी को आज हमारी मानव की प्रजाति का नाम क्या है? होमोसेपियंस। इसको हम लोग आधुनिक मानव की प्रजाति को होमोसेपियंस कहते हैं। और यही आधुनिक जो प्रजाति थी, यही आधुनिक मानव के रूप में विकसित हुई, जिसको हम लोग आज पूर्ण मानव कहते हैं। इसी को पूर्ण मानव माना जाता है। और इसकी उत्पत्ति आज से लेंगे तो मुश्किल से ये 30-40 हजार वर्ष पूर्व इसको माना जाता है कि 30-40 हजार वर्ष पूर्व इसकी मानव की उत्पत्ति हुई थी, आधुनिक मानव की। और इसी को होमो सेपियंस का उद्भव जो है, मालिक से आपसे ज्योग्राफिकल पूछा जाता है किस काल में हुआ था? तो अत्यंत नूतन युग में इसका आधुनिक मानव के रूप में विकास हुआ। जो हमारी आज प्रजाति है, कौन सी? जो आधुनिक मानव की जो प्रजाति है, इसका जो विकास हुआ आधुनिक मानव के रूप में, ये कब हुआ? तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आज से 30-40 हजार वर्ष
और इसका आधुनिक मानव रूप में इसका विकास हुआ। नेक्स्ट आ जाए हम लोग बच्चों कि जैसे थोड़ा सा हम लोग इतिहास को जो डिवाइडेशन है, तो इसको किस कैसे कैसे जो डिवाइड किया जाता है, तो थोड़ा सा उस पर आ जाए। तो जैसे ये ध्यान रखिएगा कि जो इतिहास का विभाजन है किसके आधार पर, तो संरचना के आधार पर। इसको मान लिया संरचना के आधार पर कहा जाए कि इसका विभाजन जो किया जाता है तो कितने भागों में किया जाता है, तो संरचना के आधार पर जो मानव का विकास का जो इतिहास का या इतिहास लेखन का जो हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं। यानी जिस काल में अभी मानव सभ्य नहीं हुआ था, मानव ने अभी लिपि का विकास नहीं किया था, मानव ने भाषा का विकास नहीं किया था, उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल। ये कब से चालू होता है, तभी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि मानव के जो जीवाश्म प्राचीनतम साक्ष्य को अफ्रीका महाद्वीप से 25 लाख ईसा पूर्व से मिलना चालू होते हैं। इसलिए हमारा प्रागैतिक काल कितने साल पीछे चला गया, 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक हम इसको प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। उसका रीजन है इस काल के मानव का जो इतिहास जानकारी हमको प्राप्त होती है, ये पत्थरों के औजारों से प्राप्त होती है। मानव ने भी लिपि और भाषा का विकास नहीं किया था, इसलिए इसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, यानी जिस काल का इतिहास जानने के लिए हमारे पास दोनों स्रोत उपलब्ध है। दोनों स्रोत मतलब हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है और हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन अभी तक साहित्यिक साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है, या उन साहित्यिक साक्ष्यों का संकलन बाद के काल में हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी इस काल की इतिहास जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हमारे पास जानने के स्रोत क्या है, मात्र तो पुरातात्विक साक्ष्य, और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मात्र इतिहास का लेखन हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा तीसरा पार्ट कौन सा है, ऐतिहासिक काल, यानी जिस काल से बारे में जानकारी थी हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य साहित्यिक साक्ष्य दोनों प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और दोनों का व्यापक उपयोग हो रहा है इतिहास लेखन में। जैसे आज हमारे पास मान लीजिए हमको मांडो के बारे में इतिहास लिखना है, तो हमारे पास मांडो के बारे में साहित्यिक साक्ष्य, वहां पास जाएंगे आप तो बुकलेट भी आपको मिलेगी, किताब भी मिलेगी, जिसको आप पढ़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो वहां बिल्डिंग भवनों के बारे में। दूसरा वहां पास आप बिल्डिंग भवन वगैरह समाधि वगैरह सब आपको मिलेंगे, तो पुरातात्विक साक्ष्य भी आप देख करके, तो दोनों को देख करके तब इतिहास से लिखा जा रहा है, दोनों को जानकारी इकट्ठा करके उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल। यानी जिस काल के इतिहास के लेखन के लिए दोनों का व्यापक उपयोग हो रहा है, पुरातात्विक साक्ष्यों साहित्यिक साक्ष्यों को, उसको हम लोग किस में रखते हैं, ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो ये ध्यान रखिए हमारा 600 से लेकर आज वर्तमान तक का जो इतिहास है, अभी तक का मैंने 10 मिनट पहले जो घटना घट चुकी क्या बन गई, इतिहास बन गई, तो 600 ईसा पूर्व से आज तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारा प्रागैतिहासिक काल जो है इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक तो पूरा पाषाण काल जो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का काल, तो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। दूसरा मध्य पाषाण काल जो हमारा 10,000 से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक का काल है, और फिर नव पाषाण काल जो हमारा काल कब से कहां से लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि नव पाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक को हम लोग नव पाषाण काल कहते हैं, और मध्य पाषाण काल हमारा 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक का काल मध्य पाषाण काल था। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्लियर है बच्चों? अब ये ध्यान रखिए इसको हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को, क्योंकि आज हमारा यही प्रागैतिहासिक काल टॉपिक है। नेक्स्ट आगे जैसे हमारे आद्य ऐतिहासिक काल को, ये ध्यान रखिए आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। 2 भाग में कौन कौन से डिवाइड करते हैं, ये ध्यान रखिए, एक हड़प्पा सभ्यता जो आज 2500 से 1800 ईसा पूर्व का काल है, जो ओल्ड एनसीईआरटी डेट मानती, तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। दूसरा वैदिक सिविलाइजेशन जो है उसको भी हम लोग जो 1500 से 600 ईसा पूर्व काल था उसको भी किस में रखते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। क्यों, तो उसका रीजन ये है कि जैसे हड़प्पा जो सभ्यता है सिविलाइजेशन है, तो यहाँ से हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, साहित्यिक साक्ष्य भी मिलता है, लिपि द्वारा हमको साक्ष्य मिले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में अभी तो जो भी जानकारी हम लोग प्राप्त हो रही है, जो भी लेखन कार्य हुआ है, ये सिर्फ साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर हुआ है, वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हुआ, सॉरी, क्योंकि अभी तक इसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकती, इसीलिए मात्र पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास लेखन हुआ है हड़प्पा सभ्यता का, इसीलिए इसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। दूसरा वैदिक संस्कृति जो है, तो वैदिक सभ्यता के बारे में हमको जानकारी के स्रोत मेन कौन कौन से हैं, सबसे बड़े साहित्यिक ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 ही हमारे पास वेदों से पूरी जानकारी मिलती है, लेकिन इन वेदों का संकलन या कंपाइलेशन कब हुआ है, कि इन वेदों का जो संकलन हुआ है ये 34 शताब्दी ईसा पूर्व हुआ है, जो महर्षि
कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास साहब ने किया था। 4th सेंचुरी में कंपाइलेशन किया, इसको कंपोज किया। तो जब इसका संकलन किया गया है बाद में 34 शताब्दी ईसा पूर्व इन वेदों की पांडुलिपियों सब था, इसीलिए हम वैदिक संस्कृति को भी आदि ऐतिहासिक काल में। अब ऐतिहासिक काल को आप जानते हैं, क्लियर है कि जहां से पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों का व्यापक उपयोग करके इतिहास लेखन हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो बच्चों हमें समझ पा रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसको प्रागैतिक काल, आदिदेश काल और ऐतिहासिक काल को। मान लीजिए इनको पूछा जाता है कि आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं या प्रागैतिक काल किसे कहते हैं या ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो आप इसको समझ गए होंगे और आप किसी को भी बता सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट आ जाए हम लोग कि आगे अब एक पूरा पाषाण काल पहले हम लोग लेते हैं। पहले आज हम लोग पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। अब पूरा पाषाण काल में ध्यान रखिएगा कि जैसे जो पूरा पाषाण काल है, तो हमारा पूरा पाषाण काल कब से चालू होता है, तो अब ये ध्यान रखिएगा कि हमारा पूरा पाषाण काल अभी हमने डिस्कस किया था, ये पूरा पाषाण काल का जो पीरियड है, तो ये हमारा कब से कब तक का पीरियड है, तो 25 लाख ईसा पूर्व से 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान में जो 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं, तो पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का। अब ये ध्यान रखिएगा कि इस भारत में हमारे थोड़ा सा हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है फैक्चुअल कि पूरा पाषाण काल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो ये रॉबर्ट वुडफोर्ड साहब ने की थी। कब की थी, तो 13 मई 1863 को रॉबर्ट वुडफोर्ड साहब ने खोज की थी। कहां से, इन्होंने स्थान जो था या साइट कहा जाए तमिलनाडु के पास, जो चेन्नई तमिलनाडु के जो चेन्नई मद्रास नगर है उसके पास स्थित पल्लवरम नामक जो स्थान है, वहां से इन्होंने एक हस्त कुठार या इसे क्लीवर कहा जाता है, तो हस्त कुठार या क्लीवर प्राप्त करके इन्होंने इसकी खोज की थी। किसको, पूरा पाषाण काल। दूसरा, अब पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था वो, जैसे इस काल के मनुष्य के पूरे स्केडल के हमको कोई साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन इस काल का जो मनुष्य था जो पत्थरों के औजार और सबको उपयोग करता था, इनके पूरे प्रचुर मात्रा में हमको एविडेंस प्राप्त होते हैं। दूसरा, ये जो मानव था इस काल का, इन पूरा पाषाण काल का, ये दो ही काम करता था, आखेट करता था और या शिकार करता था और खाद्य संग्रह करता था। तो आखेटक और खाद्य संग्राहक जो मानव था, और ये लोग सामान्य पत्थरों के जो कोर फ्लैग प्रणाली हो रहा है इस काल में इन्होंने डेवलप कर लिया, और इसके बनाए औजार इनकी मुख्यतः हमको सब 5 प्राप्त होते हैं, तो मद्रास से इनको हमको व्यापक औजार सब प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, इस काल में जैसे अभी अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था, ये लोग अभी अग्नि का प्रयोग करना नहीं जानते थे। नेक्स्ट आ जाए बच्चों कि जैसे इस काल को, जैसे इनके जो पत्थरों की जो प्रौद्योगिकी के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जाता है। प्रथम पत्थरों की जो इनकी प्रौद्योगिकी प्राप्त हुई थी उसी के आधार पर इसको 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे 3 भागों में जो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, यानी इनके जैसे इस काल के हमको मालिक कहा जाए कहां किस किस घाटी से हमको सब साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा सिंगरौली जो घाटी है या बेलन नदी घाटी, वहां से हमको पूरा पाषाणकालीन सब औजार प्राप्त होते हैं। और मान लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया था पूरा पाषाणकालीन लोग किस प्रजाति के थे, तो ये ध्यान रखिएगा इस समय का जो मनुष्य था मुख्यतः ये निग्रोटो प्रजाति का था। और जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से रायसेन में जो भीमबेटका की गुफा मिलती है उसके बारे में पूछा जाता है कि भीमबेटका में मिली जो पर्वत गुफाएं हैं तो सब किस काल संबंधित है, पूरा पाषाण काल संबंधित है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि भीमबेटका की जो गुफा है इसको विश्व में चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहते हैं बच्चों, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, पूछा तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और भी मध्य प्रदेश हमारे प्राप्त होता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि विश्व के सबसे प्राचीनतम चित्रकारी का साक्ष्य वो कहां प्राप्त होता है, तो भीमबेटका से रायसेन से प्राप्त होता है। किस काल का है, पूरा पाषाण काल का है। दूसरा, इस जिन मुख्यतः चित्रकारी में कौन सा रंग उपयोग किया था इन्होंने, तो हरे व लाल रंगों का इन्होंने इसमें प्रयोग किया था। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए पूछा जाता है कि जो भारत में पूरा पाषाण काल जो पूरा पाषाण काल था इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड क्यों करते हैं, तो इसको इनके जो औजार प्रौद्योगिकी जिनके पत्थरों के औजार, तो पत्थरों के औजार जो सब प्राप्त हुए उसी के आधार पर इसको हम लोग 3 अवस्थाओं में बांटते हैं, यानी 3 अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। चलिए 3 काल इनका पीरियड क्या था और इससे हमको महत्वपूर्ण चीज क्या पूछी जा सकती है इन तीनों कालों से। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को ध्यान रखिएगा कि पूरा पाषाण काल का जो समय था वो कब से कब तक था, तो 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व के काल को हम लोग क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं।
जैसे इस काल में जो मानव के पत्थरों को औजार मानव द्वारा उपयोग किए मिलते हैं, एक तो हस्तकुठार हमको प्राप्त होता है, इसी को हम लोग हैंडेक्स अंग्रेजी में कहते हैं। दूसरा विदारणी प्राप्त होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्लीवर कहते हैं। तो इनके हमको प्रौद्योगिकी के साक्ष्य मिलते हैं, इनको उद्योग मिलता है। कौन सा? तो हस्तकुठार या हैंडेक्स या क्लीवर या विदारणी के इंडस्ट्री मिलती है। अब इस काल का हमको पास एविडेंस क्या प्राप्त होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से हथनोरा एक स्थल प्राप्त हुआ है। कहां से? तो नर्मदा घाटी में। तो नर्मदा घाटी में स्थित जो था हथनोरा, जो आज वर्तमान में लेंगे तो इसमें किसी कहीं कहीं बुक्स में सीहोर नाम मिलता है, कहीं कहीं बुक्स में इसका नाम नरसिंहपुर मिलता है, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो हथनोरा जो प्राप्त हुआ है, यहां से हमको मानव की स्केटल यानी मानव की खोपड़ी मिली है, जो भारत में मानव का अवशेष का ये सर्वप्रथम साक्ष्य है। मान ली मानव कहा जाए कि जो हमको एविडेंस कहां से मिलता है मानव की खोपड़ी का, तो नर्मदा घाटी में हथनोरा से हमको प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा, पूर्व पुरापाषाण काल के बाद इसको पुरापाषाण काल को जो दूसरे भाग में डिवाइड करते हैं, कौन सा? मध्य पुरापाषाण काल। ये मध्य पुरापाषाण काल का पीरियड कब से कब तक था? तो 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक, कहीं इसको 50,000 ईसा पूर्व भी किसी किसी बुक्स में लिखा मिलेगा। तो 50,000 ईसा पूर्व भी इसका बुक्स में कुछ में नाम मिलता है लिखा हुआ कि मध्य पुरापाषाण काल का जो था, इस काल के प्रौद्योगिकी हमको कौन से मिलती है? इनकी पत्थरों की या औजारों की। तो सल्क मिलता है, फ्लैग से बने औजार मिलते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, इनके फलक उपकरणों की, जो पत्थरों के लेयर निकालते थे, पत्थरों के लेयर निकाल के औजार बनाते थे, इसीलिए पत्थर फलक उपकरणों की अधिकता के कारण ही इसको क्या नाम दिया गया था? तो फलक संस्कृति की इसको संज्ञा दी गई है, इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। तीसरा जो है यानी उत्तर पुरापाषाण काल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उच्च पुरापाषाण काल। तो हम लोग आ जाए उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल पर। अब ये ध्यान रखिएगा, जैसे उत्तर पुरापाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल का काल कब से कब तक था? ये 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक का जो काल है, इसी को हम लोग उच्च या उत्तर पुरापाषाण काल कहते हैं। अब सल्कों और फलकों के ब्लेड पर बने जो औजार इनके मिले हैं, इस पर इनको जो लेयर निकालते थे, जिसको हम लोग अस्तर कहते हैं, जैसे आज हम लोग पटिया निकालते हैं, पत्थरों से लेयर निकालते हैं, चिनाई करते हैं क्वार्टजाइट चट्टानों में, क्योंकि इनका ज्यादा जितने भी पत्थरों के औजार सब मिले हैं, सब क्वार्टजाइट चट्टानों से बने मिले हैं। और इनके जैसे हमको सल्कों और फलकों के बने बेल्ट पर औजार प्राप्त होते हैं। ये कहां से प्राप्त हुए हैं? तो विंध्य क्षेत्र में, जैसे भीमबेटका की गुफा है, तो भीमबेटका गुफा राजस्थान में ये प्राचीनतम चित्रकारी की जो साक्ष्य है, ये गुफा तो पुरापाषाण काल में जो हम लेते हैं पुरापाषाण काल का, ये किस में आती है? उत्तर पुरापाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में ये गुफा है, कौन सी? भीमबेटका। अब आपसे जब डीप में जाकर क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए आपसे सिर्फ पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण, नवपाषाण काल ऑप्शन देगा कि इनमें से किस काल की गुफा पुरापाषाण काल लगाएंगे। यदि मान लीजिए ये पूछता है कि पूर्व पुरापाषाण काल में जो गुफाएं प्राप्त होती हैं भीमबेटका की, ये किस काल से संबंधित है, कि यदि पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल या उत्तर पुरापाषाण काल, तो वहां फिर हम किसमें आंसर लगाएंगे? उत्तर पुरापाषाण काल लगाएंगे। ये राजस्थान से, जो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से भीमबेटका गुफा के हमको प्राचीनतम यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो बच्चों ये था पूर्व पुरापाषाण काल। अब हम लोग आते हैं मध्य पुरापाषाण काल पर। अब जैसे मध्य पुरापाषाण काल जो, तो इसको ये ध्यान रखिएगा, मध्य पुरापाषाण काल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो इसकी खोज ये ध्यान रखिएगा कि 1867 ईस्वी में CL कार्लाइल साहब ने की थी। कहां से? इन्होंने हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के जो विंध्य क्षेत्र है, तो विंध्य क्षेत्र से इन्होंने लघु पाषाणोत्तरण प्राप्त करके इसकी खोज की थी। अभी तक ये ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री में यदि मान लीजिए हम एक काल से दूसरे काल में जाते हैं, यानी पुरापाषाण काल से हम लोग मध्य पाषाण काल में आते हैं, इसका मतलब यदि काल डिवाइड हो रहा है इतिहास में, तो रेडिकल चेंज हो रहा होगा या परिवर्तन आ रहा होगा, तभी इसमें कालों को डिवाइड किया जाता है। क्योंकि जो पुरापाषाण काल का मानव था, वो अभी एकदम आदि मानव था, बड़े बड़े पत्थरों से औजारों का उपयोग करता था। अब जो मध्य पुरापाषाण काल का मानव था, अब ये छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करने लगता है। जब छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करने लगता है, तो इसीलिए इनकी जो शिकारी और खाद्य संग्राहक ही था अभी तक मानव, लेकिन इनके क्या परिवर्तन आ गया? इनके शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन आ गया। अब ये लोग पहले बड़े बड़े पत्थरों से बड़े बड़े जानवरों को शिकार करते थे, अब ये लोग छोटे छोटे पत्थरों के औजारों से तीतर, बटेर, छोटे छोटे जानवरों से शिकार करने लगते हैं। अब ये लोग पक्षियों का, मछलियों का और बड़े जानवरों सबका शिकार करने लगते हैं। इसीलिए इनको, जैसे इस काल में हमको जो अत्यंत छोटे औजार इनके मिले हैं, इनके छोटे अत्यंत औजार उपकरण कौन से प्राप्त होते हैं? तो आधे इंच से लेकर इनके पौन इंच तक या सेंटीमीटर में लेंगे,
1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक के बराबर गिन के हमको पत्थरों के औजार प्राप्त होते हैं। अब ये अपने जो छोटे उपकरण थे, इसी कारण से जो छोटे छोटे उपकरण प्राप्त होने के कारण ही इसको लघु पाषाण उपकरण या सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को किस रूप में जाना जाता है? किसी को लघु पाषाण काल या सूक्ष्म पाषाण काल भी कहते हैं, और इसी को हम लोग माइक्रोलिथ भी इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाए बच्चों, जैसे इस काल के जो छोटे छोटे पत्थरों के औजार मिलते हैं, उनके अलग अलग टाइप कौन कौन से नए आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा पहले तो कि जैसे मान लीजिए पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का जो काल था, संक्रमण का काल था, और उस संक्रमण के काल को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो मध्य पाषाण काल के रूप में जानते हैं। तो इसीलिए मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच के संक्रांति का काल कहा जाता है, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड था। जो मानव अभी तक बड़े बड़े आदि मानव था पत्थरों को औजारों का उपयोग करता था, छोटे छोटे पत्थरों को औजारों का उपयोग करना चालू करता है, पशुपालन का उपयोग करना चालू करता है, और यही बेस तैयार करता है आगे चल के नवपाषाण काल का। और नवपाषाण काल में पशुपालन वगैरह साथ साथ एग्रीकल्चर सब आगे विकास होता है। इसीलिए जो इस काल के सूक्ष्म लघु पाषाण उपकरण की जो विशेषताएं थी कि ज्यादातर चट मतलब जो क्वार्जाइट पत्थर होते हैं, चट बटखरा बोलते हैं, जो पत्थरों तोड़ के हम लोग बनाते हैं बटखरे, तो ये क्वार्जाइट चट्टानों के होते हैं। कैल्सिडोनी, स्फटिक, जैस्पर, कॉर्नेलियन, अगेट, ये अत्यधिक ये सब पत्थरों के इनके औजार हमको मिलते हैं। जैसे इनके छोटे औजारों में लेंगे तो छोटे औजारों में अभी लोग बेथनी का उपयोग करना चालू करते हैं खुदाई करने के लिए, खुरचनी का यानी खुरचने के लिए, तछनी का काटने के लिए, आरी का भी किसी चीज को काटने के लिए, पत्थरों की आरी से बनाते थे लोग, तछनी बनाते थे। तो इनके हमको छोटे छोटे औजार भी बेधनी, खुरचनी, तछनी और आरी सब प्राप्त होते हैं। साथ ही इस काल में हमको जो नवीन औजार कौन से आते हैं, ये लोग नया औजार के आविष्कार करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस काल में अर्धचंद्राकार ये लोग हसिया बनाना चालू करते हैं। दूसरा, इस काल में सबलंग तिकोना बनाना चालू करते हैं। जो बाण में हम लोग जो धनुष बाण लगाते हैं, बाण में जो आगे तीर लगाते हैं, इसको बाणाग्र कहा जाता है। जो तीर निकोना टाइप में होता है, तिकोना टाइप में, ये जो तिकोना तीर होता है, इसी के पत्थर का ये अब बाणाग्र बनाना चालू कर देते हैं। तो हमको पत्थरों के बाणाग्र इनको कहाँ मिलता है? तो इसी काल में यानी मध्य पाषाण काल में ये डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि अब ये तीर कमान प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। जैसे मानो इस काल में जो छोटे जानवर शिकार करता है, बड़े जानवर शिकार कर ही रहा था, अब ये लोग पक्षियों का, मछली का आदि सब का भी शिकार करने लगते हैं। इसीलिए इनके शिकार करने की तकनीक के कारण ही इस काल में मानव जो था, अब ये सर्वप्रथम तीर कमान प्रौद्योगिकी का विकास करता है। तीर कमान प्रौद्योगिकी यानी पक्षी पास तकनीक को डेवलप कर लेता है, और तीर कमान प्रौद्योगिकी विकास करके अब ये पक्षियों का, मछलियों वगैरह का, जैसे जल नदियों में ये अब धनुष बाण से ही मछली भी मारना चालू करते हैं। जैसे इस बार अभी जो नई अवतार 2 आई है, तो अवतार 2 में हमने देखा भी कि उसमें मछलियों को धनुष बाण से मारते हुए दिखाया गया है। तो आदि मानव जो था पक्षीपात तकनीक डेवलप करके अब पक्षियों का, मछलियों का सबका शिकार करना चालू कर देता है। थोड़ा सा इस काल की जैसे मध्य पाषाण काल की जो विशेषता थी, बस हमको ये याद रखना है कि जैसे इस काल में हमको पशुपालन, मानव द्वारा जो पशुओं को पालतू बनाए जाने की हमको अब साक्ष्य इस काल में मिलना चालू होता है। और हमको साक्ष्य कहां से मिलता है? तो सर्वप्रथम आदमगढ़ यानी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से, और बागौर ये जो भीलवाड़ा राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से मानव द्वारा 5000 ईसा पूर्व के पशुपालन के हमको प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? आदमगढ़ और बागौर से, 2 जगह से। आदमगढ़ को पूछा था कहाँ है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। बागौर कहाँ है? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। यहाँ कब के साक्ष्य मिले? 5000 ईसा पूर्व की प्राचीनतम पशुपालन के हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दूसरा, मानव द्वारा इस काल में जो पालतू बनाता है पशुओं को, तो सबसे पहला कौन सा जानवर था जिसको पालतू बनाया था? ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहला मानव द्वारा पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता है, डॉग है। इसको मानव किस लिए उपयोग करता था? शिकार के लिए। पहले मानव कुत्ते को दौड़ा देता था, वो आगे जाता था, शिकार को घेरता था, और फिर पीछे से मानव पहुंचता तो उसका शिकार करता था। तो इसीलिए मानव द्वारा पहला पालतू बनाया गया कुत्ता है, और जानवर कौन सा है? कुत्ता है। दूसरा, महदहा से हमको हड्डियों के आभूषण और युग्मित समाधान का साक्ष्य मिलता है। कहां से? महदहा से। तो महदहा से हमको हड्डियों के आभूषण मानव बनाना चालू कर देता है, और साथ ही युग्मित यानी 2-2 शव को साथ साथ दफनाए जाने का हमको यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट, इस काल में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा, जल्दी कहीं भी जल्दी किताबों में नहीं मिलती है, कि इस काल में मानो जो मध्य पाषाण काल में जो सांभर झील है अजमेर के पास में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, तो राजस्थान में, तो वहां से सांभर झील से विश्व का प्राचीनतम मानव वृक्षारोपण का साक्ष्य हमको प्राप्त होता है। मानव के द्वारा जो प्लांटेशन अब चालू किया गया,
वृक्षों को लगाना जो चालू किए, ये किस काल में? तो मध्य पाषाण काल। तो बच्चों ये तो हमारा रहा मध्य पाषाण काल की जो महत्वपूर्ण सब फैक्ट हैं उनको हमने डिस्कस किया। अब हम लोग आगे आते हैं किस पर? नवपाषाण काल पर। नवपाषाण काल को ध्यान रखिएगा, इसको उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो नवपाषाण काल को हम लोग उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। अब इस काल में मानव जो था अब कृषि का विकास करता है और पशुपालन का कार्य चालू कर देता है। मानव उत्पादक बन जाता है। जो पहले मानव क्या था? आखेटक, शिकारी था और खाद्य को संग्रह करता था। अब मानव क्या बन जाता है? तो कृषि का उत्पादन करने लगता है, पशुओं को पालने लगता है, दूध उत्पादन करने लगता है, पहिए का आविष्कार कर लेता है और मितभांड बनाना चालू कर देता है। इसी कारण से गार्डन चाइल्ड था। नवपाषाण काल को क्या नाम दिया था? इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन नाम दिया था। नवपाषाण की क्रांति इसको नाम दिया है। किसने? तो गार्डन चाइल्ड ने। और ये ध्यान रखिएगा किस कारण से दिया था? तो जो कृषि और पशुपालन वगैरह सबको अब मानव कार्य प्रारंभ कर देता है इसके कारण से। अब थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखिएगा कि यदि विश्व के अन्य भागों में नवपाषाण काल को आप लेते हैं तो विश्व के अन्य भागों में नवपाषाण काल ये यूरोप वगैरह में 9000 ईसा पूर्व में शुरुआत इसकी होती है। वहां 9000 ईसा पूर्व की हमको एविडेंस मिलना चालू होते हैं। लेकिन वहीं आप भारत में लेंगे तो भारत में नवपाषाण कालीन जो सभ्यता के हमको प्रारंभिक जो शुरुआत मिलती है वो लगभग 6000 ईसा पूर्व का। और हम लोग इसको किसको लेते हैं? कोल्डिगा से जो हमको चावल के साक्ष्य मिलना चालू होते हैं उसको लेते हैं, क्योंकि मेहरगढ़ जो है हिंद उपमहाद्वीप में आता है तो उसको हम ना मान करके कोल्डिगा के जो हम साक्ष्य लेते हैं, इसे नवपाषाण का हम लोग 6000 ईसा पूर्व से लेते हैं। हमारे भारत में 6000 ईसा पूर्व से नवपाषाण काल स्टार्ट होता है। लेकिन यदि भारतीय उपमहाद्वीप में आप लेते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप से हमको जो नवपाषाणी बस्ती मिलती है सब कहाँ? तो मेहरगढ़ से। ये वर्तमान में कहा है? तो बलूचिस्तान जो प्रांत है पाकिस्तान का, वहां से हमको मेहरगढ़ प्राप्त होता है। और इसकी जो तिथि है तो लगभग 7000 ईसा पूर्व है। तो 7000 ईसा पूर्व से मानव की पहली बस्ती हमको मेहरगढ़ से प्राप्त होती है, जो कहा? बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान से। अब नवपाषाण काल शब्द का थोड़ा पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि नवपाषाण काल शब्द का उपयोग किसने किया था, नवपाषाण काल की खोज किसने की थी। तो हम थोड़ा सा उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो नवपाषाण काल जो शब्द है यानी नियोलिथिक जो वर्ड है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉन लुबाक ने किया था। कब किया था? तो 1865। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 1865 में जॉन लुबाक साहब ने जरूर इसका नाम को उपयोग किया नियोलिथिक का, लेकिन इसकी खोज पहले हो चुकी थी। पहले यानी इसकी खोज ली मैसूरिया साहब ने इसकी खोज कर दी थी। कब? तो 60 में ही, यानी 1860 में। सर्वप्रथम नवपाषाण का स्थल की खोज किसने की थी? तो ये ध्यान रखिएगा सर्वप्रथम नवपाषाण के स्थल की खोज 1860 में सर ली मैसूरिया साहब के द्वारा की गई थी। और इन्होंने कहां से प्राप्त किया था? इस काल की जैसे बुर्जहुमवाला से और साउथ इंडिया से इन्होंने नवपाषाण का जैसे बस्ती प्राप्त की थी। और वहां से जैसे मानव द्वारा बताया कि इस काल की जो मानव विशेषताएं थी कि मानव ने कृषि कार्य चालू कर दिया, पशुपालन, पत्थरों के औजारों पर पालिश करना या घिसना चालू कर दिया, घर्षित करना चालू कर दिया, मानव ने मृदुभांड बनाना स्टार्ट किया, मानव ने अग्नि का उपयोग करना चालू कर दिया। तो ये सब नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं। अब जैसे मान लीजिए पूछा जाता है जो मेहरगढ़ से के बारे में कि मानव द्वारा, जैसे आज एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का उपयोग किया गया या कौन से अनाज को सबसे पहले मानव ने उपयोग किया। तो ध्यान रखिएगा जो हमको मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान से प्राप्त होता है वहां कृषि का आरंभिक जो साक्ष्य मिलता है सबसे पहले गेहूं, जौ और अंगूर की खेती और कपास की खेती का, ये हमको 7000 ईसा पूर्व का साक्ष्य मिलता है। कहां से? मेहरगढ़। मानव द्वारा सर्वप्रथम किसकी खेती चालू की गई? तो गेहूं की, गेहूं का उत्पादन। मान लिया विश्व कहा जाता है विश्व की सबसे प्राचीन फसल किसको माना जाता है? इसीलिए गेहूं को माना जाता है क्योंकि उनको 7000 ईसा पूर्व का ये हिंद महाद्वीप से यानी हिंद उपमहाद्वीप से कहां से? तो मेहरगढ़ से हमको एविडेंस मिलता है। किसका? तो गेहूं के उत्पादन का। इसीलिए विश्व का प्राचीनतम फसल किसको माना जाता है? गेहूं को माना जाता है। और मेहरगढ़ को इसीलिए क्या कहा जाता है? तो रोटी की टोकरी कहा जाता है। ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि आपसे प्री में पूछेगा और अक्सर पूछता है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट आ जाए हम लोग कि नवपाषाण काल में मानव ने जैसे सर्वप्रथम कहा जाए कि कपास उत्पादन कब चालू किया? तो नवपाषाण काल में स्टार्ट किया। और हमको कपास के जो एविडेंस प्राप्त होते हैं जो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है 7000 ईसा पूर्व का। और कपास उत्पादन विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी है किस चीज का? तो कपास उत्पादन का विश्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो हमको मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व का प्राप्त होता है। नेक्स्ट जैसे कोल्डिगा जो ये कहाँ है? तो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। मिर्जापुर प्रतापगढ़ जो बनारस के पास क्षेत्र है तो मिर्जापुर से हमको यहाँ भारत में हमारे धान की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है ये एग्जैक्ट लेंगे ये 5600 ईसा पूर्व का है।
फिर 5600 ईसा पूर्व हमको एग्जिट प्राप्त होता है, और यदि इसी कारण से हम लोग 6000 के लगभग नवपाषाण काल को अपने यहाँ शुरुआत मानते हैं। दूसरा, हमारे मृदुभांडों का पहला साक्ष्य हमको प्राचीनतम कहां से मिलता है? तो जो चौपानी मांडो, तो चौपानी मांडो से मानव द्वारा जो चाक पर निर्मित मृदुभांड, जो पहिया होता है, पहिया घुमा करके चाक पर हम लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, आकार देते हैं, तो उसको मिट्टी के बर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहां से मिलते हैं? चौपानी मांडो से। दूसरा, कि बैलगाड़ी के पहिए के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमको कहां से प्राप्त होते हैं? ये नवपाषाण काल का जो मानव था, अब बैलगाड़ी के पहिए वगैरह इजाद कर लिया, बैलगाड़ी वगैरह पहिए ट्रांसपोर्ट वगैरह सब काम करने लगा। नेक्स्ट, जैसे चिरांग जो पटना के पास में, आज उसको पटना को पहले पटने कहते थे, तो चिरांग है जो पटना के पास मिला, वहां से हिरण के सींगों से निर्मित हमको छिल्ले मिले। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो मृग सिंह छल्ले कहते हैं। ये हमको प्राचीन साक्ष्य कहां से मिलता है? चिरांग से मिलता है। नेक्स्ट, जैसे मेहरगढ़ से हमको भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो पालतू भैंसे का प्राचीनतम साक्ष्य भी हमको कहां से प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़ से। ये प्राचीनतम हमको पालतू भैंसे का, यानी भैंसा वगैरह जो पाला जाने लगा, इसका प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहां प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट आ जाए बच्चों हम लोग कि जैसे कुछ और फैक्ट जो नवपाषाण काल में पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवपाषाण काल से कि मानव द्वारा जैसे कुत्ता जो पाला जाता था, तो कुत्ते अभी पाले जा रहे थे, लेकिन कुत्तों इतना लगाव हो चुका रहा वो मालिक के साथ में, इसीलिए जैसे मालिक की जब डेथ होती थी, तो बुर्ज होम से जैसे मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। कि पूछा जाता है कि मालिक साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य नवपाषाण काल में कहां से प्राप्त होता है? तो बुर्ज होम से। बुर्ज होम से हमको गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जो मानव गर्तों वगैरह में गर्तावास, यानी जो गुफाओं में मानव रहना चालू कर दिया था, मानव जो कम्युनिटी के रूप में रहना चालू किया, वो भी हमको नवपाषाण काल से साक्ष्य सब प्राप्त होता है। जैसे इस काल में मानव ने अब अग्नि का प्रयोग करने लगा, और इसी काल में मानव ने कुंभकारी कला, यानी जो कुम्हार होते हैं, कुम्हार जाति जो होती है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुंभकारी कला का सब मानव ने इसी काल में अस्तित्व में, इसी काल में मानव ने कुंभकारी कला को विकसित कर लिया। अब ये ध्यान रखिएगा, जो हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल पढ़े, तो पूरा पाषाण काल में मानव क्या था? तो मानव पूरा पाषाण काल में ये सिर्फ क्या करता था? तो शिकार करता था, शिकार या आखेटक का कार्य करता था। अब वो दूसरा एक खाद्य संग्रह का कार्य करता था, खाद्य को संग्रह करने का कार्य करता था। अब वही जब मध्य पाषाण काल में आता है तो सेम यही रहता है, यानी शिकार करना, यानी आखेट का काम करना और खाद्य संग्रह करता है। लेकिन जैसे ये नवपाषाण काल में आता है, तो मानव अभी भी आखेटक का ही कार्य करता है, यानी शिकारी रहता है, प्लस खाद्य को संग्रह करता है, तो खाद्य संग्राहक रहता है, और साथ ही साथ अब मानव क्या बन जाता है? उत्पादक बन जाता है, और प्लस मानव उपभोक्ता बन जाता है। इसीलिए कि अब मानव ने उत्पादन करना चालू कर दिया, और अब उपभोक्ता, भाई कोई मिट्टी का बर्तन बना रहा है तो अनाज लेगा और मिट्टी के बर्तन देगा, कोई मान लीजिए कि अनाज का उत्पादन कर रहा है, कृषि कार्य कर रहा है, तो भाई कृषि उत्पाद देगा अपना, यानी अनाज देगा और मिट्टी के बर्तन खरीदेगा। तो अब मानव जो विनिमय करने लगा, एक्सचेंज करने लगा, और इसमें एक्सचेंज जो था, विनिमय, वास्तु विनिमय जो थी, यानी वस्तुओं को जो विनिमय किया जाता था, एक्सचेंज किया जाता था, तो अब वो प्रणाली बार्टर सिस्टम लागू था, और मानव जो था उत्पादक और उपभोक्ता बन जाता है। इसीलिए मानव मनुष्य खाद्य पदार्थों को उत्पादक और उपभोक्ता दोनों बन जाता है किस काल में? तो नवपाषाण काल। अब ये तो हमारा जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल था, जो प्रागैतिहासिक पूरी संस्कृति आती। बच्चों थोड़ा से हम लोग ताम पाषाण काल आते हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन को पढ़ें, इसीलिए हम लोग ताम पाषाण काल पे डिस्कस करें। जैसे ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो ध्यान रखिएगा, मानव द्वारा सर्वप्रथम जो तांबा धातु का उपयोग किया गया था, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग, यानी तांबा जैसे धातु का उपयोग कब किया? तो ध्यान रखिएगा, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया। और कब मानव ने तांबे धातु का उपयोग करना चालू किया था? आज से लगभग करीब 5000 वर्ष पूर्व, 5000 ईसा पूर्व पहले, यानी यदि हम 2100 ये भी जोड़ देंगे, 21वीं शताब्दी भी, तो करीब 7000 साल पहले मानव ने तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग करना चालू किया। अब ताम पाषाण काल को जो है, इसी को चालकोलिथिक भी अंग्रेजी में कहते हैं। तो ध्यान रखिए, इंग्लिश में क्या नाम देते हैं? चालकोलिथिक, क्योंकि मानव तांबा और पत्थर दोनों के औजारों का उपयोग करता था, और उस काल की जो संस्कृतियां सब मिलती हैं, उसी को हम लोग ताम पाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे इस काल में मानव जो था पत्थर, यानी पत्थर, तांबा और पत्थर के औजारों के उपयोग के साथ साथ
अब ये निम्न गुणवत्ता यानी लोअर स्तर का एक कांसा का भी प्रयोग करना चालू कर देता है और यही बेस तैयार कर देता है हड़प्पा सिविलाइजेशन। जैसे इस काल में हमको जो संस्कृतियां मिलती तो भारत में जैसे गिलुंद है, कायथा है, एरण है, अहाड़ है, जोरवे है आदि मुख्य सब ताम्रपाषाणकालीन हमारे पुरा स्थल मिले हैं। तो ताम्रपाषाणकालीन से हमको पुरा स्थल प्राप्त होते हैं। मान लीजिए कि सर्वप्रथम मानव ने जैसे मिधवान बना तो नवपाषाण काल में चालू किया मिट्टी के बर्तन, लेकिन उन मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्र बना चालू किया घड़े के जैसे ऊपर जो देखते होंगे उसके मुख के चारों तरफ जो चित्र बनाना चालू हुआ तो सर्वप्रथम चित्रित मिधवान जो हमको है तो अब ताम्रपाषाण काल में ही हमको मिलना चालू होते हैं। अब इस काल में चित्रित मिधवानों का उपयोग करना मानव चालू कर। नेक्स्ट आ जाए बच्चों थोड़ा सा इस काल के जैसे जो हमको संस्कृतियां हैं उनका पीरियड कब से कब तक था उसका। जैसे इस काल में जो हमको संस्कृतियां मिलती जैसे तो आहार है, गिलुंद है, बनास, आहार गिलुंद बनास एक हम कहां से हमको मिले हैं ये ध्यान रखिएगा। ये संस्कृति हमको राजस्थान से प्राप्त होती ताम्रपाषाणकालीन जो बस्तियां हैं और इनका पीरियड कब से कब तक था 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व का था। और आहार वर्ष से जो आहार था जिसको आज हम लोग राजस्थान में वर्तमान में कहा जाए राजस्थान में झुंझुनपुर डिस्ट्रिक्ट जो खेजड़ी खान है जहां से ताम्रपाषाण काल से तांबा निकाला जा रहा है और आज तक भी तांबा निकाला जा रहा है। तो इसी को हम लोग जो आहार संस्कृति है इसी को ताम्रवती कहा जाता है क्योंकि यहाँ से तांबा प्राचीन काल से लेकर आज तक भी निकाला जा रहा है इसके कारण। दूसरा जो कायथा संस्कृति ये हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन से प्राप्त हुई कायथा संस्कृति। इसका समय क्या था तो 2000 से 1000 ईसा पूर्व के समय एक पूरा स्थल रहा होगा। इसके बारे में जो जानकारी इसकी खोज किसने की तो बी ए वाकरकर साहब ने की थी 1964 में। एक क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्ट आपसे पूछा जाता है प्री में कि बी ए वाकरकर ने जिस कायथा संस्कृति खोज किसने की थी बी ए वाकरकर ने की थी। कब की थी तो 1964। जैसे जो स्वालदा संस्कृति ये ताप्ती नदी की घाटी के क्षेत्र में डेवलप हुई थी। कहां ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र में इसका भी समय कब से कब था 2000 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट जैसे एरण है, नौदा टोली है और नागदा है और मालवा संस्कृति इनका सबका पीरियड 1700 से 1200 ईसा पूर्व के समय का था। ये हमारे मध्य प्रदेश से चारों संस्कृतियां मिलती हैं और इनकी खोज किसने की थी एच डी सांकलिया साहब ने इसको खोजा था। तो एच डी सांकलिया ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट जैसे जो जोरवे संस्कृति ये हमको कहां से महाराष्ट्र से प्राप्त होती है जोरवे संस्कृति और ये जोरवे संस्कृति से स्थान मिलता है कौन सा इनाम। तो इनाम गांव से हमको कृत्रिम सिंचाई के जो प्राचीनतम यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो मानव द्वारा जो सिंचाई के साधन डेवलप किया गया सिंचाई कब से चालू की गई तो ये हमको कृत्रिम सिंचाई साक्ष्य इनाम गांव से प्राप्त होते हैं कहां से जोरवे संस्कृति से। नेक्स्ट जोरवे संस्कृति के अंतर्गत ही जो नेवासा नेवासा से हमको रेशम उत्पादन के विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मान विश्व में पहली बार कहा जाए रेशम उत्पादन कब चालू हुआ तो ये ताम्रपाषाण काल में। और कहां से मिलता है हमको तो ये जो जोरवे संस्कृति का क्षेत्र था कौन सा नेवासा। तो नेवासा से हमको रेशम उत्पादन का मानव द्वारा प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। बच्चों ये तो पूरा हमारा जो प्रागैतिहासिक संस्कृतियां थी और जिनके बारे में हम लोगों ने सब पढ़ा। और अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। अब तब तक के लिए हम लोग विराम देते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में पुनः मिलते हैं। थैंक यू बच्चा, धन्यवाद।